हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव जीवी डिफेंस एकेडमी पर आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आऊँ मास्टर वीडियो। इस मास्टर वीडियो में हम आपका कंप्लीट मैथ 3 ओवर के पीरियड में कराएंगे और ये हम 2 पार्ट में लेकर के आएंगे। फर्स्ट पार्ट ये रहा और सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। मास्टर वीडियो बनाने का जो हमारा मेन मुद्दा था वो यही था कि बच्चे क्या करते हैं, साल 2 साल खूब अच्छे से मेहनत करते हैं, लास्ट टाइम पे भी रिवीजन नहीं कर पाते, इस कारण से भी डिमोटिवेट हो जाते हैं और उनका प्रभाव कहीं ना कहीं एग्जाम में दिखता है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या सोचा है कि इस 3 घंटे के पीरियड में आपको कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा अगर चीजें आपको दे देंगे तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर पाओगे और अच्छे नंबर ले पाओगे। इसमें हमने क्या करा, सबसे अच्छे से अच्छे जितना भी हो सकता था हमने सब कंटेंट इसमें डाला है। 4 से 5 दिन की मेहनत में हमने जो ये प्रक्रिया आपकी तैयार की है, तो कहीं ना कहीं हमें मालूम है कि आपको 80 से 90% पेपर यहाँ से ही हमारी वीडियो से मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनना है और कुछ नहीं करना। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को सिर्फ सुनते रहना। और इस फर्स्ट पार्ट में हमने कम से कम 10 से 11 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा स्ट्रेट लाइन है, उसमें हम आपको अब डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छे से देखना, बस आप सुनते रहना कि हम क्या क्या चीज बोलते जा रहे हैं, बस आप ध्यानपूर्वक रिलैक्स होकर के सुनते रहिए 1.5 घंटा में। अब सबसे पहला चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। आपको पता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। सेकंड पॉइंट आपको इसमें ये याद रखना है कि एक्स को हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई के कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेगा बहुत अच्छे से, आपको कहेगा कि 2 पॉइंट है ए और बी, और ए पॉइंट आपको x1 y1 दे दिया और बी पॉइंट आपको x2 y2 दे दिया, और आपको कहने लगा इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालो। तो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट देखेगा बहुत अच्छे से, आपको कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी और उनके आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दे x1 y1 x2 y2, और कह रहा है कि ये लाइन सेगमेंट किसी एक थर्ड पॉइंट को 2 रेशो में डिवाइड कर रही है, m रेशो n में डिवाइड कर रही है। ये जो डिवाइडेशन है ये इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी हो सकता है। यदि हम इंटरनली निकालते बहुत अच्छे से देखिए कैसे, अगर m रेशो n में करे तो m का अपोजिट जो कोऑर्डिनेट है उसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, n की अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करनी है। आपको देखिएगा बहुत अच्छे से mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यदि एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो आपको साइन माइनस का लगा देना है। चीजें क्लियर होगी, ये आपका पॉइंट पी आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, आगे चल के बहुत काम आएगा ये हमारा। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उनके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 दे दिया गया है, और कह रहा है कि एक लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इसको किसी रेशो में डिवाइड कर रही है। उस रेशो को हम मान लेते हैं लैम्डा रेशो 1। अब हमें नहीं पता कि वो इंटरनली डिवाइड कर रही है लाइन या एक्सटर्नली कर रही है, तो अब हम बहुत अच्छे से चेक करेंगे। तो आपको लैम्डा अपॉन 1, सबसे पहले हम रेशो निकालेंगे, लैम्डा अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस पुट करना है। लैम्डा के पास जो भी कोऑर्डिनेट है उस लाइन में पुट कीजिएगा। हमने करा ax1 प्लस by1 प्लस c, ये तो अपर लिखना है। अब लैम्डा के अपोजिट जो कोऑर्डिनेट है उसको भी लाइन में पुट कीजिएगा, ax2 प्लस by2 प्लस c, जो भी वैल्यू आएगी उसको डिनोमिनेटर में लिखनी है। यदि लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आप कहोगे सर इंटरनली डिवाइड करिए। यदि लैम्डा की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, आप कहोगे सर एक्सटर्नली डिवाइड करें। चीजें क्लियर हुई, समझ में आया बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एक ट्राइंगल है एबीसी और उनके तीनों जो ट्राइंगल है एबीसी, उनके जो वर्टेक्स है उनके आपको कोऑर्डिनेट दे दिए। ए का दे दिए x1 y1, बी का दे दिए x2 y2 और सी का दे दिए x3 y3, और आपको कहने लगा सेंट्रोइड निकालो। तो सेंट्रोइड को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम सेंट्रोइड निकालते कैसे हैं। सेंट्रोइड आता कैसे है, सेंट्रोइड आपको क्या करना है, कोई भी वर्टेक्स पकड़ना है और उससे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है कि वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, और उस लाइन को हम बोलते हैं मीडियन। तो हम ए से मीडियन डालेंगे, बी से मीडियन डालेंगे और सी से मीडियन डालेंगे,
उन मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या कहलाता है, सेंट्रोइड कहलाता है। और जो मीडियन है सेंट्रोइड को 2:1 में डिवाइड करती है, यानी कि जो मीडियन लाइन है एडी, मान लो हमने ए से ड्रॉ करी है, ये डी पर कट करती है, तो ए जी डी आ गया, ए जी रेशो जी डी 2:1 होता है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला आप याद रखना, सेंट्रोइड को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छे से देखेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। चीजें क्लियर हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इन सेंटर। इन सेंटर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सेंटर आता कैसे है, आपको एक ट्राइंगल होता है, उसके अंदर एक हमेशा सर्किल ड्रॉ करेगी, तीनों साइड को टच करेगा इंटरनली, क्या करेगा, तीनों साइड को टच करेगा, उसको हम बोलते हैं इन सर्किल। और इन सर्किल के सेंटर को हम इन सेंटर बोलते हैं। अब आता कैसे इन सेंटर, बहुत अच्छे से देखेगा, आपको कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ना, उससे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना कि जो वर्टेक्स है, जो एंगल बना रहा है ये ए, उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, सिमिलरली बी से 2 एंगल में डिवाइड करेगा, सिमिलरली सी से। और जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। इन सेंटर निकालते कैसे, ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये ट्राइंगल एबीसी, पहले आप तीनों साइड से क्या करना है, डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। आपको पता है 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला आपको बताया। आपको बस ये चीज याद रखना, ए के सामने वाला ए मानना, बी के सामने वाला बी मानना और सी के कोऑर्डिनेट के सामने सी मानना। अब निकालना कैसे है, अब आप ए पकड़िएगा, ए के अपोजिट वर्टेक्स उसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, जैसे ए x1 बी की इसमें बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली y का ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन सेंटर आपके क्वेश्चन में आता ही आता है, तो बहुत अच्छे से इसको बढ़िया तरीके से रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं सर्कम सेंटर को ओ से। सर्कम सेंटर होता क्या है, आपको क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है, जो एक ट्राइंगल के जो वर्टेक्स है एबीसी इनसे पास थ्रू होता है जाए, तो उसी सर्किल को हम बोलते हैं सर्कम सर्किल, और सर्कम सर्किल के सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर। अब सर्कम सेंटर निकालना कैसे है, आपको ये साइड दे रखी, कोई भी एक साइड पकड़ लो, मैंने कहा कि ए बी पकड़ ले, इससे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, यानी कि इसके परपेंडिकुलर भी और इसके बाइसेक्टर भी, यानी कि एक ऐसी लाइन ए बी से एक परपेंडिकुलर भी और इसको 2 बराबर भागों में बांटे भी। तो ऐसे ही जब तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही सर्कम सेंटर कहलाता है। अब सर्कम सेंटर निकालते कैसे, जब आप इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन निकाल लोगे तो कोई भी 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा, सर्कम सेंटर आप निकाल लोगे, सिंपल है। आगे देखिएगा बहुत अच्छे से, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं, ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि आपको कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ना, उससे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना कि अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर डाले, यानी कि ए से आपने क्या करा, बीसी पर परपेंडिकुलर डाला, बी से एसी पर परपेंडिकुलर डाला और सी से ए बी पर परपेंडिकुलर डाला, और जो इन परपेंडिकुलर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर। तो चीजें समझे, मान लो आपने ए बी की लेंथ निकाली, इसके परपेंडिकुलर लाइन ऐसी जाएगी, वो किस पे कोऑर्डिनेट पर कट करेगी, सी पे कट करेगी, यहां से एक लाइन निकाल लोगे, ऐसे ही 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप क्या कर लोगे, ऑर्थो सेंटर आप निकाल लोगे। चीजें क्लियर हुई। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, मान लो ए बी सी एक ट्राइंगल है, उसका ऑर्थो सेंटर एच आ गया। अब आप, हमारा क्वेश्चन है कि एच क्या है, एबीसी का ऑर्थो सेंटर है। अब आपको क्या करना है, एच बी सी से एक ट्राइंगल बनाना है, एच बी और सी से क्या बनाना है, एक ट्राइंगल बनाना है। अब इनका ऑर्थो सेंटर बताइए, ये क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका, एनडीए में भी आ चुका, एयरफोर्स में भी आ चुका और जे मेंस में भी आ चुका। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो एच बी सी, अगर एच बी सी का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, वर्टेक्स ए होगा। अगर मैं कहने लगा एच ए सी का ऑर्थो सेंटर, आपको कहना है सर वर्टेक्स बी होगा इनका ऑर्थो सेंटर। चीजें क्लियर हुई, बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेगा, ये क्या है, मैंने कहा एक ट्राइंगल है एबीसी, उससे मैंने क्या करा, एक एंगल बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करी, एडी कर दी, तो एंगल बाइसेक्टर करी, मैंने कहा बीडी रेशो डीसी आपको निकालना है। तो बीडी रेशो डीसी निकालने के, बीडी के पास कौन सी साइड आपके होगे सर, एबी, एबी लिख दीजिएगा इसके सामने। डीसी के बराबर में कौन सी साइड है, एसी, एसी डीसी के सामने लिख दीजिएगा। तो बीडी रेशो डीसी कितना आएगा, एबी अपॉन एसी, और आपको एबी अपॉन एसी आप निकाल लोगे डिस्टेंस। चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल आसान है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं। पहली बात, सेंट्रोइड और इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर होता है। सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर
ट्राइंगल के अंदर भी होता है, ट्राइंगल के ऊपर भी होता है, ट्राइंगल के बाहर भी होता है। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये चीजें याद रखना। अब बात आती है नेक्स्ट, अगर एक ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो वहां पर ऑर्थो सेंटर भी और सरकम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रोइड चारों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये चीज याद रखना। अगर कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वहां पे ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रोइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आपको सेंट्रोइड का फॉर्मूला डायरेक्ट मालूम है तो आप क्या बता सकते हो, वहां से ऑर्थो सेंटर भी बता सकते हो, सब कुछ आप बता सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जहां पे राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, वो जो कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ये चीज याद रखना। और यदि मैं आपसे कहने लगा सरकम सेंटर बताइए राइट एंगल ट्राइंगल में, जो सरकम सेंटर होता है हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, ये हाइपोटेन्यूज के कोऑर्डिनेट है, इनका मिड पॉइंट ही क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर। ये चीजें क्लियर हुई आपको। और सरकम रेडियस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का आधा, हाफ। यानी कि अगर हाइपोटेन्यूज की लेंथ आपने कुछ भी कहा AC आ गई तो उसका हाफ कितना होगा, AC/2। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल तक। चीजें समझ में आई। और आपको सेंट्रोइड, इन सेंटर तो डायरेक्ट फॉर्मूले पता है, तो इनके लिए इनमें कोई डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, मान के चलो मैं आपको कहने लगा सर आपको ऑर्थो सेंटर दे देगा, सेंट्रोइड दे देगा और आपको सरकम सेंटर निकालना है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। कोई भी दो कोऑर्डिनेट आपको दे देगा, सरकम सेंटर दे देगा, ऑर्थो सेंटर दे देगा, सेंट्रोइड पूछ लेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ओ गर्ल हाई। ओ से मैंने आपको बताया सरकम सेंटर, जी से सेंट्रोइड, एच से ऑर्थो सेंटर। किस रेशो में डिवाइड करता है, 1:2 में। और आप सेक्शनल फॉर्मूला लगा करके ये यहां से निकाल सकते हो, दो कोऑर्डिनेट से तीसरा कोऑर्डिनेट आप निकाल लोगे। नेक्स्ट पॉइंट आप बहुत अच्छे से देखिएगा, यदि आपको एक ट्राइंगल दे दिया ABC और उनके कोऑर्डिनेट दे दिए A के x1 y1, B के x2 y2 और C के x3 y3, और आपको कहने लगा, मैं कहने लगा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे निकालोगे, आप क्या होगे सर 1/2 मॉडुलस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 का मॉडुलस। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एरिया कहीं ना कहीं आपके पेपर में आ ही जाता है। अगर मैं आपको कह लगा एरिया ऑफ पॉलीगन निकालो, पॉलीगन का मतलब है कि पॉलीगन ट्राइंगल भी हो सकता है, पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पॉलीगन पेंटागन भी हो सकता है, हेप्टागन, हेक्सागन, कुछ भी हो सकता है। अब आपको निकालते कैसे है पॉलीगन का एरिया, आपको क्या करना है, एरिया निकालना है A = 1/2, पहले आपको मॉडुलस लगा देना है। कोई भी दो वर्टेक्स पकड़ो, पहले x1 y1, उसके नीचे x2 y2, उनका डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट आप सभी बच्चों से सोल्व करना होगा, फिर प्लस x2 y2 x3 y2। सिमिलरली ऐसे चलता चले जाएगा। आपको जो एंड कोऑर्डिनेट है वो लिखना है ऊपर, और जो शुरुआत है वहां से आपको लिखना है x1 y1। ये चीजें क्लियर होगी, x1 y1, यानी कि जहां से आपने शुरुआत करी एंडिंग भी वहां से ही करना है। दो दो कोऑर्डिनेट को लेकर के आप सोल्विंग कर सकते हो। अब बात आती है आगे, मान के चलिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अब नेक्स्ट बताने वाला हूं। अगर आपको कहने लगा ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और आपको दो कोऑर्डिनेट दे दिया जाए, तीसरा निकालना है। दो कोऑर्डिनेट मैंने दे दिए, तीसरा आपको निकालना है, तो आप क्या होगे सर तीनों लेंथ बराबर होते हैं, AB बराबर BC बराबर CA, तीन डिस्टेंस आ जाएगी, हम सोल्विंग करके h, k की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल के थर्ड कोऑर्डिनेट हमारे आ जाएंगे। पर नहीं, हम कहते हैं कि अगर तुम इतना टाइम दोगे तो कहीं ना कहीं बहुत आपको टाइम लगेगा। अब बहुत अच्छे से मैं आपको बताता हूं, अगर दो कोऑर्डिनेट दे दे तो तीसरा कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छे से समझना। मैं कहता हूं x1 y1 x2 y2 आपको गिवन है, तो आपको क्या करना है, अगर x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो सबसे पहले x1 प्लस x2 कर लीजिएगा, और साइन लगाना फिर प्लस और माइनस का, x1 प्लस x2 फिर साइन लगाना प्लस माइनस, और फिर y2 में से y1 घटाना और tan 60 डिग्री लिखना, और बटे 2। tan 60 डिग्री y2 माइनस y1 के मल्टीप्लाई में है, चीजें क्लियर, बटे 2। अगर y का कोऑर्डिनेट निकालना है फिर आपको y को ऐड करना है, y1 प्लस y2, और यहाँ पे अगर प्लस माइनस साइन लगाना है आपको यहाँ पे लगाना है माइनस प्लस, अपोजिट साइन लेना है। यहाँ पे x2 माइनस x1 करेगा और tan 60 डिग्री बटे 2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, आपको कंठस्थ होना चाहिए बहुत अच्छे से। क्वेश्चन आता है, ये आता है, आपको दो कोऑर्डिनेट दे देगा, तीसरा कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मैं कहने लगा एक ट्राइंगल है ABC और उनके आपको वर्टेक्स निकालने हैं ABC के, और मैं कहने लगा DEF क्या है, मिड पॉइंट है ABC के, क्या है DEF मिड पॉइंट है ABC के। D के कोऑर्डिनेट दे दिए, E के दे दिए और F के दे दिए, आपको ABC के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। बहुत अच्छे से याद रखना, कभी भी अगर एक ट्राइंगल है
उसके मिड पॉइंट से हमने एक ट्रायंगल बनाया। तो कोई भी तीनों पॉइंट डी ई एफ तो ले लिए, कोई भी एक चौथा पॉइंट पकड़ लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, हमेशा पैरेललोग्राम बनाता है। क्या बनाता है? पैरेललोग्राम। देखो मैंने कहा डी ई एफ और बी ले लिया, तो ये क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। तो अगर पैरेललोग्राम में तीन कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, फोर्थ निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? जो भी कोऑर्डिनेट आपको निकालना है उसके पहले दो डायगोनल बना लो। एक तो डायगोनल ये बना लिया, एक आपने डायगोनल ये बना लिया। तो अपोजिट जो डायगोनल है उनके वर्टेक्स को आपको ऐड करना है। मान लो मैंने ऐड कर लिया, x1 प्लस x2 को ऐड कर लिया, तो आपको x3 को घटाना है। चीजें क्लियर होगी? मान लो मैंने d और f के कोऑर्डिनेट को ऐड कर लिया और e के कोऑर्डिनेट को घटा दिया। क्यों? e के अपोजिट कौन सा है? b है। ये चीजें क्लियर हुई? सिमिलरली b का आप निकालो, मैंने क्या कहा? दो को ऐड करने और तीसरे वाला घटा देना है। चीजें क्लियर होगी? आप ए बी सी के कोऑर्डिनेट निकालो। तीसरा पॉइंट इसमें जो आपको याद करना है, यदि आपको कहने लगा एबीसी एक ट्राइंगल है, डी ई एफ इनके मिड पॉइंट है, उनसे एक ट्राइंगल बनाया, और आपको कहने लगा कि एबीसी का सेंट्रोइड निकालो, तो हमेशा याद रखना जो डी ई एफ का सेंट्रोइड है वही एबीसी का सेंट्रोइड होगा। बस इतनी चीजें आपको याद रखना जो कि क्वेश्चन में बहुत बार आ चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं कहता हूं कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और आपको तीन कोऑर्डिनेट दे दे। ए बी सी डी कोऑर्डिनेट वो है पैरेललोग्राम है, ए के कोऑर्डिनेट दे दे, बी के दे दे, सी के, डी के आपको निकालने हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया? अपोजिट जो डायगोनल है, ए सी एक डायगोनल है, बी डी एक डायगोनल है। ए सी के डायगोनल के जो वर्टेक्स है उनको ऐड करना है, कोऑर्डिनेट को, ए और सी के कोऑर्डिनेट को ऐड करना है और बी के कोऑर्डिनेट आप घटा दोगे, आपका क्या आ जाएगा? डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। चीजें क्लियर हुई? अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आपको मैंने कहा कि ये पैरेललोग्राम है, उनकी चार साइड आपको दे देगा। आपको पता है अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेललोग्राम में पैरेलल होती है। मैंने कहा कि दो साइड आपको पैरेलल दे दी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस d1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो आपको अगर एरिया पूछने लगे तो क्या करना है? कोई भी दो पैरेलल ले लीजिए। मैंने क्या करा? ये ऊपर वाली दोनों पैरेलल ले ली, इनको घटाइए। C2 में से C1 घटाना है आपको, कांस्टेंट को घटा दीजिएगा, फिर दूसरे में से कांस्टेंट को घटा दीजिएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब नीचे आपको डिटर्मिनेंट लेना है। एक लाइन पकड़िएगा पैरेलल वाली, A1 B1 इसके कोऑर्डिनेट लिख दीजिएगा, नीचे दूसरे वाले के A2 B2, इनका डिटर्मिनेंट आप सोल्व करोगे। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हमारे ये क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर नेगेटिव आता है तो मॉडुलस लगा करके आप नेगेटिव को हटा दीजिए। चीजें क्लियर होगी? ये थी हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी सी। अब बात आती है आगे स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको कहने लगे भैया स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालो, तो आपको कहना है कि भैया या तो आप हमें दो कोऑर्डिनेट दे दीजिए, यानी कि दो पॉइंट दे दीजिएगा, या एक स्लोप एक पॉइंट दे दीजिएगा। यदि आपको कभी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो आपको दो पॉइंट दे दीजिएगा या एक स्लोप एक पॉइंट दे दीजिएगा। अब मैं कहता हूं कि आपको क्या करा, सबसे बड़ी चीज हम स्लोप कैसे निकालते हैं। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको स्लोप और एक पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है। तो स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। m इज इक्वल टू होता है tan थीटा, ठीक है भाई, और m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैंने कहा ये दो पॉइंट है एक लाइन पे, x1 y1 x2 y2। आपको स्लोप निकालना है तो आपको क्या करना है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चीजें क्लियर होगी? हमारा स्लोप आ जाएगा। ये चीज क्लियर होगी? नेक्स्ट पॉइंट अगर आपसे कहने लगा आपको एक स्लोप दे दिया, पॉइंट दे दिया, लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी। मैंने कहा स्लोप a अपॉन b है और हमारा पॉइंट x1 y1 है, लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी। तो बहुत अच्छे समझना, स्लोप क्या है? a अपॉन b। आपको जो ऊपर a है इसमें तो x की मल्टीप्लाई करनी, यानी कि न्यूमरेटर में तो x की मल्टीप्लाई करनी, ax। अगर स्लोप है पॉजिटिव तो साइन लगाना है माइनस, अगर स्लोप है नेगेटिव तो साइन लगाना है पॉजिटिव। तो ax माइनस by इज इक्वल टू, अब ये पॉइंट पुट कर दोगे तो RHS आपका आ जाएगा। तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? ax माइनस by, जब ये पॉइंट पुट करोगे तो ax1 माइनस के by1 आपका आ जाएगा। डायरेक्ट आपको याद करनी है और डायरेक्ट आपको निकालनी है। अब बात आती है आगे, अगर मैं आपको कहने लगा एक्स एक्सिस की लाइन बताओ, किसकी लाइन बताने लगे? एक्स एक्सिस की, तो आप कहोगे सर y इज इक्वल टू 0। अगर मैं कहने लगा y एक्सिस की लाइन बताओ तो आपको बोलना है सर x इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपको बोलने लगा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताओ तो आपको बोलना है सर y इज इक्वल टू k। अगर मैं आपको कहने लगा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस तो आपको बोलना है सर x इज इक्वल टू k।
अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप होता है 0। अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है तो स्लोप होता है इनफाइनाइट। ये चीजें क्लियर होगी। अब बात आती है आगे। अगर मैं आपको कहने लगा, ये यहां लोग का क्लियर हो गया आपको, बात आती है आगे। अगर मैं आपको कहने लगा एक स्लोप दे दिया गया और वाई इंटरसेप्ट दे दिया गया, क्या दे दिया गया, एक स्लोप दे देगा, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है एक्स इक्वल टू 0। वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है एक्स इक्वल टू 0। मान लो आपको स्लोप m दे दिया जाएगा और y इंटरसेप्ट आपको c दे देगा, तो लाइन की इक्वेशन होते हैं y इक्वल टू mx प्लस c। क्या आते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c। आपको गिवन क्या दे दिया, स्लोप दे दिया और y इंटरसेप्ट दे दिया, तो लाइन की इक्वेशन होते हैं y इक्वल टू mx प्लस c। ये चीज क्लियर होगी। वरना आपको क्या, स्लोप m दे दिया और आपको y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है x0, तो 0, c मेरा क्या होगा, पॉइंट होगा। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, मैंने आपको लाइन की इक्वेशन आपको बता दी। चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं आपको कहने लगा स्लोप आपको गिवन है, स्लोप आपको m दे दिया और आपको x इंटरसेप्ट b दे दिया, तो आपको क्या लगा, लाइन की इक्वेशन। तो स्लोप तो m है, y x इंटरसेप्ट क्या करोगे, जिसमें y 0 है, तो मेरा पॉइंट क्या होगा, b, 0। मैं क्या लगा, पॉइंट भी पता है b, 0, स्लोप भी पता है, और मैंने लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी बता दी। इस लाइन को अगर आप फोकस करोगे तो स्ट्रेट लाइन आपकी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखेगा क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस पे भी कट कर रही है और वाई एक्सिस पे भी कट कर रही है। अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट ए दे दिया गया और वाई इंटरसेप्ट बी दे देगा, लाइन की इक्वेशन होते हैं एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। बहुत महत्वपूर्ण इक्वेशन है यहाँ। यदि आपको एक्स इंटरसेप्ट दे दिया गया, वाई इंटरसेप्ट दे देना है, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 हमारी क्या आते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। चीजें क्लियर हुई। अब नेक्स्ट देखिएगा हमारे लिए अति महत्वपूर्ण क्या है। मैं कहने लगा दो लाइन आपको दे दी, दो स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू m1x प्लस सी कोमा y इक्वल टू m2x प्लस c2। दो लाइन दे दी और कहने लगा इन दो लाइन के बीच का आपको एंगल निकालना है। कभी भी दो लाइन के बीच का एंगल निकालना तो सबसे पहले आप स्लोप निकाल लो लाइन से। स्लोप आपको पता है कैसे निकालते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में निकालिएगा। जो m होता है वही हमारा क्या होता है, स्लोप कहलाता है। तो मान लो एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है। सॉरी, तो उन दो लाइन के बीच का एंगल होता है tan थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये दो लाइन के बीच का एंगल हो गया tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। चीजें क्लियर हो गई। अगर मैं आपको कहने लगा दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, जब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगी तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है। यदि मैं आपको कहने लगा दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो स्लोप क्या होते हैं, बराबर होते हैं, m1 इज इक्वल टू m2। ये चीजें क्लियर हुई यहाँ पे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेगा जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं कहने लगा एक पॉइंट है x1 y1, उससे हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एक लाइन पर, जो लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और मैं कहने लगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको बतानी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है जिससे हमने परपेंडिकुलर डाला है लाइन पे, ये कोऑर्डिनेट इसमें आपको पुट करना है ax1 प्लस by1 प्लस c, इसका मॉडुलस अपॉन रूट अंडर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। x का कोएफिशिएंट कितना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो चीजें क्लियर होगी। पॉइंट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं आपको कहने लगा दो लाइन है ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दो लाइन आपस में पैरेलल है, मैं कहने लगा इनके बीच के डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, ये आपस में दोनों लाइन पैरेलल है, इनके कोएफिशिएंट भी बराबर होने चाहिए। यानी कि अगर x का कोएफिशिएंट a है तो यहाँ पे भी a होना चाहिए। मेरा कहने का पर्पज है कि अगर यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। जब आपकी बराबर आ जाए तो कांस्टेंट को घटाना है, c2 माइनस c1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चीजें क्लियर होगी। अब बात आती है नॉर्मल फॉर्म। अगर आपको कहने लगा नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। अब अल्फा और p क्या होता है, जो अल्फा होता है, जो p होता है वो क्या होता है, माने चलो ये मेरी लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है। अगर मैं क्या करूं, इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूं ओरिजिन से, कहां से निकालता हूं, ओरिजिन से, और जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरी क्या कहलाती है, p कहलाती है। ये चीज क्लियर होगी।
अब बात आती है अल्फा क्या होता है। मैं क्या लगा, मेरी लाइन है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो ऐसे, और जो ये लाइन, जो ये तीसरी लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, ये जो भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है वही क्या कहलाता है, एंगल अल्फा कहलाता है। किसके साथ एंगल बनाती है, अल्फा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है। ये चीज क्लियर होगी आपको। तो हमारी जो नॉर्मल फॉर्म होती है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी होती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपसे कहने लगा, थर्ड पॉइंट आपसे क्या पूछेगा, अगर मैं कहने लगा दो लाइन पैरेलल है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। कहने लगा एक ऐसी लाइन ड्रॉ कीजिएगा जो दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि इस वाली लाइन से भी बराबर डिस्टेंस पर और इससे भी बराबर डिस्टेंस पर हो। तो तीसरी लाइन की इक्वेशन आपको क्या करना है, जो ये वेरिएबल पार्ट है तो सेम रहेगा, ए एक्स प्लस बी वाई। जो कांस्टेंट पार्ट है वो चेंज हो जाएगा, उनको क्या करना है, दोनों को ऐड करना, बटे 2 कर देना। जो कांस्टेंट पार्ट है C1 प्लस C2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये चीजें क्लियर हो गई। ये बहुत बार क्वेश्चन आपके आ चुका एयरफोर्स में। ये बताओ चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जे मेंस और जे एडवांस का तो चाहता क्वेश्चन है ये, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, आपको एक पॉइंट दे देगा और कहेगा कि उस पे हमने एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, और जहां पे परपेंडिकुलर कट करता है इसी पॉइंट को हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं। अब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। मान लीजिएगा आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स कोमा वाई आपने मान लिया, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला x माइनस x1, जो ये पॉइंट है इसको घटाएगा, x माइनस x1 अपॉन ए क्या है, जो लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, एक्स का कोएफिशिएंट ए है, इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं कहने लगा इमेज निकालो, इमेज क्या होती है, मान लो इस पॉइंट की इमेज निकालनी, आपको पता है जो इमेज होती है, मान लो प्लेन मिरर है, अगर हमारी ये हम खड़े हैं तो हमारी इमेज भी हमसे इतनी ही दूरी पर बनेगी, इतनी ही हमारी दूरी पर बनेगी। मान लो हम यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर है तो हमारी इमेज भी 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगी। तो इमेज के कोऑर्डिनेट कैसे निकालने, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का होता है, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू -2 लगाना है बस। वहां पे -1 था, यहाँ पे -2, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीजें क्लियर होगी तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालने आने लगा और इमेज भी आने लगी। चीजें क्लियर हुई बच्चों। अब देखेगा नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट, आगे देखिएगा बहुत अच्छे से। माने चलो ये समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ पे देखिएगा, माने चलो एक लाइन, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पासिंग थ्रू करे, एक लाइन है L1 दूसरी L2, अगर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन पास थ्रू करिए तो आपको फॉर्मूला याद रखना है L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू आपको कुछ भी दे देगा, कहेगा कि यह लाइन उसके पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट से पास थ्रू करिए, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। चीजें क्लियर होगी। अगर मैं आपको कहने लगा 3 पॉइंट है ए बी सी, वे कोलिनियर है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उनका जो कोई भी 2 पॉइंट का स्लोप आपस में बराबर होगा, तो आप 2 पॉइंट का स्लोप निकाल लीजिएगा। मैं कहने लगा एम ए बी का स्लोप निकालो या एम बी सी का स्लोप निकालो, कोई भी स्लोप आप निकाल के कर सकते हो। अब आगे देखिएगा, मैं कहने लगा अगर दो लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है मेरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और मैं कहने लगा इसकी इक्वेशन निकालेगा, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आपको निकालनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों लाइन लिखना a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट अंडर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट के अंदर, प्लस माइनस फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर ऑब्टूज भी करता है और एक्यूट भी करता है, आप कर लेना बहुत अच्छे से। अगर मैं आपको कहने लगा दो लाइन आपस में पैरेलल है तो आपको कुछ नहीं करना, छोटा सा काम करना है, x के कोएफिशिएंट, जो x के कोएफिशिएंट है उनका रेशो बराबर होता है y के कोएफिशिएंट के रेशो के बराबर। अगर मैं कहने लगा दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो आपको क्या करना है, जो x के कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई प्लस y के कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई का सम आपस में क्या होता है, 0 के बराबर, यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0।
तीसरा पॉइंट, अगर आपको कोई कहने लगा कि तीन लाइन कोलिनियर है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0, तीन लाइन कौन करंट है तो उनका डिटर्मिनेंट 0 होता है। डिटर्मिनेंट कैसे लिखेगा, पहली लाइन के सारे x का कोएफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। तो बच्चों ये हमारा स्ट्रेट लाइन खत्म हुआ। क्या आपको ये समझ में आया? अब देखिएगा बहुत अच्छे से नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सर्किल। अब सर्किल के लिए आपको कभी भी आपकी सर्किल की बात आ जाए तो आप कहना कि हमें एक सेंटर और एक रेडियस दे दो, हम सर्किल की इक्वेशन बता देंगे। अगर मान के चलो आपको सेंटर h कोमा k पता है और रेडियस r पता है तो सर्किल की इक्वेशन होती है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये चीज क्लियर होगी। जनरल इक्वेशन सर्किल की क्या होती है आपको याद रखनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन क्या आती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन होते हैं। अगर मैं कहने लगा इसका सेंटर निकालो तो जो x का कोएफिशिएंट होता है और y का कोएफिशिएंट है वे लेने हैं। मैंने कहा कि x का कोएफिशिएंट 2g है, इसको हाफ कर दो, 2g का हाफ आप क्या हो गया सर g, और y का कोएफिशिएंट 2f है, इसका हाफ f, दोनों लिख दीजिए g कोमा f। अगर साइन पॉजिटिव है तो माइनस लगा दीजिए, अपोजिट साइन लिखना है। मान लीजिए यहाँ पे प्लस में तो यहाँ पे मैंने सेंटर में माइनस लगा दिया, प्लस है तो माइनस, तो मेरे सेंटर माइनस g कोमा माइनस f आ गया। रेडियस का फॉर्मूला r इज इक्वल टू रूट अंडर g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर और माइनस c कांस्टेंट को आपको घटा देना है, हमारी रेडियस आ जाएगी। ये अति महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है, जो कि क्वेश्चन में बहुत बार आ चुके हैं, एयरफोर्स एनडीए और जेमेंस में आ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं कहने लगा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और एक लाइन है, जनरल लाइन है, या पैराबोला भी हो सकती है, सर्किल भी हो सकती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कुछ भी हो सकती है। अगर मैं कहने लगा आपको इस सर्किल रिप्रेजेंट करनी है तो आपको अगर सर्किल रिप्रेजेंट करने है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपस में क्या होता है, बराबर होता है, तो a बराबर b, और एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या होता है 0, एक्स वाई का कोएफिशिएंट रहता है यहाँ पे 2h, तो h की वैल्यू क्या होगी 0, और जो इसका डिटर्मिनेंट होता है वो 0 नहीं होता सर्किल में। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं आपको कहने लगा एक सर्किल है, उसके डायमीटर के एंड पॉइंट आपको गिवन है, एक सर्किल है उसके एंड पॉइंट क्या गिवन है, a के कोऑर्डिनेट x1 y1, b के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो हमें सर्किल की इक्वेशन फॉर्मूला याद रखना, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। और हमेशा याद रखना डायमीटर से अगर सर्किल पे कोई भी एंगल ड्रॉ करते हो हमेशा 90 डिग्री आता है। चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक सर्किल है और मैंने एक कोड ड्रॉ करी, मैंने कहा कि ए भी एक कोड है, अगर सेंटर से मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं कि वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, क्या करिए 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, तो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। या आप ये कह सकते हो कि मैं सेंटर से एक कोड ए बी उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो परपेंडिकुलर क्या करता है, इसको ए बी कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। चीजें क्लियर होगी। तीसरी पॉइंट इसमें याद रखना, नॉर्मल, जो सर्किल की नॉर्मल होती है वो हमेशा सर्किल के सेंटर से पास थ्रू करती है। नॉर्मल हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, और नॉर्मल हमेशा क्या करती है, सर्किल के सेंटर से पास थ्रू करती है। अगर कोई आपसे कहने लगा पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, मैं आपको एक सर्किल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इस सर्किल के सेंटर क्या हो गए 0,0, क्योंकि हमने क्या बताया था x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे सेंटर क्या आ गया 0,0। तो उसके पैरामेट्रिक जो फॉर्म होती है वो होती है r cos थीटा r sin थीटा। r क्या है, रेडियस है, और थीटा कोई भी एंगल पा सकता है सर्किल पर। अब देखिएगा अगर मैं कहने लगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसके पैरामेट्रिक आपको क्या करना है, आपको r cos थीटा r sin थीटा तो लिखना है, r cos थीटा r sin थीटा प्लस h k जो सेंटर है इनको आप ऐड कर देना, h k क्या कर देना, ऐड कर देना, x का x के साथ और y का y के साथ। सेकंड बात आगे बहुत अच्छे से याद रखना, मैंने कहा कि एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, हमारी सर्किल की इक्वेशन होती है। अगर मैं आपको कहने लगा लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट निकाल लो इसकी,
भाई आपको पता है एक सर्किल एक्स एक्सिस पर कट करेगा और सर्किल 2 पॉइंट पर कट करता है, इसके इंटरसेप्ट की जो लेंथ है उसकी लेंथ ज्ञात कीजिएगा। तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, 2√g² माइनस सी, 2√g² - सी। आपको जी भी पता है और सी भी पता है। अगर मैं आपको कहने लगा वाई इंटरसेप्ट की लेंथ बताओ तो आपको बोलना है सर 2√f² - सी। चीजें क्लियर होगी। अब बात आती है आगे, अगर मैंने कहा कि मेरा एक सर्किल है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r², तो इसके सेंटर क्या हो गए h, k और इसकी रेडियस r। अगर मैं कहने लगा इस सर्किल x एक्सिस पे टच कर रहा है, अगर कोई सर्किल x एक्सिस पे टच करता है तो मोड k इक्वल टू होता है r। अगर कोई सर्किल y एक्सिस पर टच करता है तो मोड h इक्वल टू r। आपको k भी पता है, h भी पता है, सब कुछ आपको पता है। अगर मैं कहने लगा ये सर्किल दोनों एक्सिस पे टच करता है, एक्स एक्सिस पे भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस पे भी टच कर रहा है, तो मोड एच इक्वल टू मोड के इक्वल टू आर होता है। ये चीजें क्लियर होगी। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अगर मैं कहने लगा एक सर्किल है, उसकी आपको कोई भी इक्वेशन आपको दे देगा x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, और कहने लगा बाहर कोई इसके एक पॉइंट है। एक सर्किल के अगर कोई भी एक बाहर पॉइंट है उससे मैक्सिमम 2 टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं। मान के चलो ये एक सर्किल है, इससे P पॉइंट बाहर है, P से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, PS और PQ, और इन दोनों लेंथ क्या होती है आपस में बराबर होती है। अगर आउटसाइड एक पॉइंट है उससे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उनकी लेंथ बराबर होती है। अगर आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने तो होते हैं √S1। आपको S इक्वल टू होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c, ये होता है S इक्वल टू। और आपको क्या करना है, जिस पॉइंट से भी आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, मैंने कहा x1 y1, तो आप x1 y1 पुट कर दीजिएगा x और y की जगह, वहां से आपके आ जाएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट। चीजें क्लियर होगी। मैं आपको कहने लगा एक सर्किल है, उसके बाहर एक पॉइंट है P, वो क्या कर रहा है, सर्किल को टच भी कर रहा है और 2 पॉइंट पे कट करता हुआ जा रहा है। जो कटिंग करती हुई लाइन है इसको बोलते हैं सिकेंट्स लाइन। आपको चीज याद रखनी है, जो टेंजेंट का स्क्वायर यानी कि PT हमारी टेंजेंट है, PT टेंजेंट का स्क्वायर बराबर होता है PA.PB। माने चलो A और B पे कट करता है ये, तो PA × PB, या PCD पे कट कर रहा है, PC × PD। ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अगर मैं कहने लगा x1, 0 x2, 0 y1, 0 y2 सॉरी x1, 0 y1 x2, 0 और 0, y1 और 0, y2, 0, y1 और 0, y2 के हमारे कौन साइक्लिक पॉइंट है 4। अगर 4 पॉइंट कौन साइक्लिक है तो याद रखना x1 x2 = y1 y2। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कौन साइक्लिक पर। अब बात आती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक सर्किल है, उस पर कोई एक पॉइंट है, कहने लगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है t = 0 होता है। अब t = 0 कहने का मेरा पर्पज क्या है, आपको पता है सर्किल की इक्वेशन होगी x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, और मैं कहता हूं x1 y1 पे आपको टेंजेंट निकालनी है। तो आपको क्या करना, x² को तो आपको x1 लिख देना है, x आपको पता है वेरिएबल मानना, x1 आपको ये पॉइंट पुट कर देना, मान लीजिए 2, 3 है तो 2x हो जाएगा। y² को आप क्या करोगे, y1 लिखना है, x को x + x1/2 और y को y + y1/2। ये चीज क्लियर होगी। आप करना, आपको पता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 मेरी सर्किल की इक्वेशन होती है। तो x² की जगह x1, y² की जगह y1 + 2g * x की जगह x + x1/2। आपको x1 और y1 की वैल्यू पता है, पुट कर देना, आपकी कहीं की इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर पॉइंट कहीं पे सर्किल पर है। नेक्स्ट, चीजें क्लियर होगी। मैं आपको बताता हूं आगे, अगर आपको इक्वेशन ऑफ कोड निकालनी है, आपको मिड पॉइंट गिवन है, अगर कहीं की इक्वेशन निकालनी है, कोड की इक्वेशन निकालनी है और कहने लगा उस कोड का मिड पॉइंट आपको गिवन है, तो फॉर्मूला आता है t = S1। t मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, S1 मैंने आपको ऊपर बता दिया कैसे निकालते हैं। तो t = S1 निकाल दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ कोड आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं कहने लगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए स्लोप फॉर्म में, किस फॉर्म में बतानी, स्लोप फॉर्म में। मैं कहने लगा x² + y² = r², मेरी क्या है, सर्किल की इक्वेशन है। तो बताइए टेंजेंट, तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है y = mx ± r √1 + m², y = mx ± r √1 + m²। अगर मैं कहने लगा मेरी सर्किल की इक्वेशन है x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = r²,
तो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस के, आपको सेंटर घटाने हैं, y के कोऑर्डिनेट्स में से y का सेंटर घटाने, x के कोऑर्डिनेट में से x का सेंटर। तो y माइनस के इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एच प्लस माइनस आर रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, वरना टेंजेंट की इक्वेशन सेम ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखेगा, अगर मैं आपको कहने लगा डायरेक्टर सर्किल क्या होता है, सबसे बड़ी चीज है डायरेक्टर सर्किल। जो डायरेक्टर सर्किल होता है, आपको पता है एक सर्किल से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अगर वे टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं तो जो उनका लोकस होता है परपेंडिकुलर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, उसी को हम डायरेक्टर सर्किल कहते हैं। मान चलो मेरी इक्वेशन सर्किल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, और इसका डायरेक्टर सर्किल क्या होगा, तो आपको बोलना है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। क्लियर हो गया आपको। अगर मैं आपको कहने लगा मेरा सर्किल जो है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, इसका डायरेक्टर सर्किल आपको कुछ नहीं करना सर, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर सेम रहेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर था, यहाँ पे बस 2r स्क्वायर कर देना है। चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं कहने लगा इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है, एक सर्किल से दो टेंजेंट ड्रॉ करते, उन दोनों का प्रोडक्ट ही पेयर ऑफ टेंजेंट कहता है। तो फॉर्मूला होता है टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस वन। टी आपसे निकालना थी, एस आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी होते, एस वन आपको वो पॉइंट पुट कर देना है तो आपकी आ जाएगी। ये चीज क्लियर होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बातें यहां तक क्लियर होगी, मान के चलो देखेगा आगे, देखिएगा बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, क्वेश्चन क्या होता है, बहुत अच्छे से देखना। अगर आपको कहने लगे एक सर्किल है, उससे हमने क्या करा, टेंजेंट ड्रॉ करी एपी और बीपी, तो जो सेंटर ए से हमने क्या करते हैं, एक टेंजेंट और सेंटर, हमेशा याद रखना टेंजेंट और टेंजेंट से हम क्या करें, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, अगर उसके सेंटर पे कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हो, उसके बीच का हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ए सी और सी भी 90 डिग्री होगा, एंगल बी पर एंगल ए। अब आपको एंगल सी और एंगल पी हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर आपको कोई कहने लगा कि ये एंगल जो थीटा है ये निकालो, तो tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू होता है r अपॉन रूट s1। आपको पता है r रेडियस होते हैं, रूट s1 क्या होते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो r अपॉन रूट s1। चीजें क्लियर होगी। अब मैं आपको कहने लगा अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल APC कहने लगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AP और C क्या है, सेंटर है, इनका एरिया कहने लगा, तो फॉर्मूला होता है 1/2r रूट s1, r भी आपको पता है, रूट s1 भी पता है। अब आगे बहुत अच्छे से देखिएगा, मैं कह रहा हूं एक सर्किल है और उसकी कोड है AB, चीजें क्लियर होगी, और सेंटर आपको C दे दिया गया, और फॉर्मूला होता है ये एंगल AB कोड सेंटर पे एंगल मैं कहता हूं थीटा बनाती है। तो आपको मैंने बताया था जो इस पे क्या करते हैं, हम एक लाइन ऐसी खींचते हैं सेंटर से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू होता है d अपॉन r। लेंथ ऑफ कोड का फॉर्मूला होता है 2 रूट अंडर r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। r आपको पता है रेडियस है, और d क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है, किसकी, सेंटर से लाइन की। चीजें क्लियर होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देखेगा। अगर मैं कहता हूं दो सर्किल है C1 और C2, वे किसी दूरी पर है, तो फॉर्मूला याद रखना C1 C2 इज ग्रेटर देन होता है R1 प्लस R2। C1 C2 सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, R1 R2 रेडियस है दो सर्किल की। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सर्किल, एक तो होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी दो ड्रॉ की जाएगी, डायरेक्ट तो होती है ये वाली, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी कितनी ड्रॉ की जाती है, दो की जाती है। यदि दो सर्किल आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो याद रखना C1 C2 इक्वल टू होते हैं R1 प्लस R2। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दो ड्रॉ की जाती है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एक की जाती है। अगर दो सर्किल टच कर रहे हैं इंटरनली, तो C1 C2 इक्वल टू होता है मोड R1 माइनस R2। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक होते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 0। क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से। अगर दो सर्किल आपस में क्या करते हैं, कट कर रहे हैं, तो क्या करना है, C1 C2 लेस देन होगा R1 प्लस R2 से, और ग्रेटर देन होगा मोड R1 माइनस R2 से। अगर कोई आपसे लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछने लगे, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बीच की लेंथ होते हैं रूट अंडर C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। याद रखना अगर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपसे पूछने लगे, तो होता है रूट अंडर C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस के R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं।
अगर मैं आपको कहने लगा एक सर्किल की इक्वेशन निकालो और वो क्या कर रहा है, एक लाइन से टच होता हुआ जा रहा है और दूसरे सर्किल से कटिंग, तो फॉर्मूला होता है एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। ये चीज क्लियर होगी। मैं कहने लगा सर्किल की इक्वेशन निकालो, वो एक लाइन से क्या कर रहा है, टचिंग करता हुआ जा रहा है और उसी बिंदु पे क्या कर रहा है, टचिंग होता हुआ जा रहा है। पॉइंट x1 y1 दे दे तो सर्किल की इक्वेशन होती है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारा हुआ सर्किल कंप्लीट। आपको समझ में आया यहां तक? की कोई प्रॉब्लम थी आपको या नहीं? तो हमने स्ट्रेट लाइन और आपको सर्किल डिस्कस कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है पैराबोला। चीजें क्लियर होगी? हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पैराबोला। देखिएगा बहुत अच्छे से पैराबोला में क्या है। पैराबोला की इक्वेशन के लिए आपको सबसे पहले ये चीज याद रखना, एस तो होते हैं हमारी फोकस, पी होता है कोई भी पॉइंट कर्व पर, और एम क्या होता है, एक डायरेक्ट्रिक्स होती है जिसको हम फिक्स्ड लाइन बोलते हैं, उससे डिस्टेंस। तो फॉर्मूला याद रखना है एस पी बाई पी एम इज इक्वल टू ई होता है। अगर ई की वैल्यू 1 आ गई तो वो पैराबोला होता है, अगर ई की वैल्यू 1 से छोटी है वो इलिप्स होता है, अगर ई की वैल्यू 1 से बड़ी है वो होता है हाइपरबोला। तो हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं पैराबोला। तो एस पी बाई पी एम इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अगर एक लाइन है पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दो इक्वेशन होती है, एक तो होते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक होते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो एक्सिस होते हैं इसकी एक्स एक्सिस, क्या होती है, एक्सिस होते हैं एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे फोकस जो होते हैं मेरी a,0, वर्टेक्स 0,0, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू माइनस a, क्योंकि जो हमेशा याद रखना जो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं वो होती है टेंजेंट, जो टेंजेंट एट वर्टेक्स, एक वर्टेक्स पर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है उसके पैरेलल होती है हमेशा। दूसरा पॉइंट ये याद रखना, फोकस की जितनी दूरी टेंजेंट वर्टेक्स तो होती है इतनी वर्टेक्स की डायरेक्ट्रिक्स से होती है। अब पॉइंट आपको याद रखना है, अगर मैं आपको कहने लगा एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम तो आपको याद रखना है a,2a, a, माइनस 2a। अगर मैं कहने लगा इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम वो होते x इज इक्वल टू a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होते मोड 4a, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। दूसरी इक्वेशन आपको बताया, मैंने बताया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो इसकी फोकस क्या होगी 0,a, वर्टेक्स 0,0 और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी y इक्वल टू माइनस a। क्यों? इसकी जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है वो है y इक्वल टू 0। चीजें क्लियर होगी? जो इसके एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम है वे है 2a, a और दूसरा है माइनस 2a, a। और जो आपको बताया जो लेटस रेक्टम होते हैं वो फोकस से होती हुई जाती है और एक्सिस के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं आपको कहने लगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो हमेशा मोड 4a होती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होते हैं मोड 4a, ए आपको पता है। अब आगे देखेगा, अगर एक मैं कहने लगा व्हेन एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अगर एक्सिस किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के है, तो हमारी जो पैराबोला की इक्वेशन होती है y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, और h कोमा की हो गया मेरे वर्टेक्स हो गए। तो आपको कभी भी अगर फोकस निकालनी है, फोकस a,0 याद रखना, उसमें क्या करना, वर्टेक्स को ऐड करते हुए चले जाना, ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर मैं कहने लगा व्हेन एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस है, तो हमारी जो पैराबोला की इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के। और आपको जो कोऑर्डिनेट है ऊपर के याद अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपको बस क्या करना है, वर्टेक्स ऐड करने हैं, आपकी हर चीजें आपकी आ जाएगी। अब बहुत अच्छे से देखिएगा, एक पॉइंट आपको याद रखना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। अगर आपको पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है कैसे आप निकालोगे, आपको डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस, आपको एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है और उसकी क्या करनी है, एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है जो कि पैराबोला पे है, उसका स्क्वायर कर देना इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम टेंजेंट एंड वर्टेक्स। कुछ और दूसरे पॉइंट, उसी पॉइंट की अगर आप टेंजेंट एंड वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालोगे, जब आप इनको ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये कहीं की इक्वेशन आ जाती है पैराबोला की। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। जनरल इक्वेशन आप सभी को पता है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये पैराबोला है तो इसमें h स्क्वायर बराबर होता है ab के, h स्क्वायर किसके बराबर होता है ab के, a आपको पता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b पता है y स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इसमें भी डिटरमिनेंट 0 नहीं होता।
अगर मैं आपको कहने लगा कि कोड की इक्वेशन निकालो पैराबोला में, और वे कोड क्या कर रही है, फोकस से पासिंग थ्रू कर रही है, दो कोड है जिसके आपको कहता हूं मैं T1 और एक T2, ठीक है। आपको पता है अगर एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो उसके जो कोऑर्डिनेट होता है at स्क्वायर कोमा 2at होते हैं। क्या होता है उसके कोऑर्डिनेट पैराबोला में at स्क्वायर कोमा 2at, जिसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं पैराबोला में 80। तो यहाँ पे आपको जो पैराबोला की जो कोड इक्वेशन होती है 2x माइनस T1 प्लस T2 इंटू वाई माइनस के a T1 T2 इज इक्वल टू 0। चीजें क्लियर होगी। अब बात आती है आगे, अगर मेरे पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और मैं आपको कहने लगा फोकल डिस्टेंस बताओ। फोकल डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, x1 प्लस a, यानी कि आपको याद रखना है जो डायरेक्ट्रिक इक्वेशन है उसकी जो डिस्टेंस होती है पैराबोला से उसके बराबर होती है। आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बताई थी, x इज इक्वल टू माइनस a, तो आपको क्या बोलना है x1 प्लस a का मॉडुलस। अगर मैं कह लगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है और आपको फोकल डिस्टेंस बतानी, तो मोड y1 प्लस a, क्यों, y इज इक्वल टू माइनस a थी, a को इधर ले आओगे प्लस a। दूसरा पॉइंट, अगर मैं कहने लगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, मेरी क्या कोड है किससे, पैराबोला पर है, और आपको कहने लगा मैं आपको बतानी लेंथ बतानी इस कोड की। आपको क्या कहा, एक पैराबोला है उससे एक कोड ड्रॉ करी और उसकी लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, और मैं कहने लगा लेंथ ऑफ कोड बताओ। तो लेंथ ऑफ कोड का फॉर्मूला होता है 4/m स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस amc। तो लेंथ ऑफ कोड आपको पता लग गया 4/m स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस amc। टेंजेंट ऑफ पैराबोला, अगर कोई पॉइंट पैराबोला पर है तो उसकी टेंजेंट की इक्वेशन आपको मैंने बताया t इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर को x(x1) बोलते हैं, y स्क्वायर को y(y1) बोलते हैं, x को x प्लस x1/2 और y को y प्लस y1/2। अब आपको x1 y1 पॉइंट पता है, आप निकाल लोगे। अगर आपको मैं कहने लगा टेंजेंट ऑफ पैराबोला इन स्लो फॉर्म, अगर स्लो फॉर्म में आपको टेंजेंट की इक्वेशन, अगर मेरा पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो मेरी जो टेंजेंट की इक्वेशन होते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। यदि मेरी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है पैराबोला, तो मेरी टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx माइनस के am स्क्वायर। अब आगे देखेगा बहुत अच्छे से, अगर मैं कहता हूं कोई भी पैराबोला ले लो, अगर उसकी टेंजेंट का फॉर एनी पैराबोला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, अगर दो टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है, जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पर कट करते हैं। कहीं पर कटिंग करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स पे कट करते हैं। ये चीजें क्लियर होगी, किसके डायरेक्ट्रिक्स पर, पैराबोला की। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं पेयर ऑफ टेंजेंट पूछने लगे पैराबोला की, तो आपको फॉर्मूला टी स्क्वायर इज इक्वल टू s(s1), आपको t इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला याद होगा। s भी आपको पता है क्या करना है, s इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस के 4x आप मान लेना, और s1 क्या है वो पॉइंट पुट कर देना। अगर आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी और मिड पॉइंट आपको गिवन है, तो फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू s1, t भी आपको पता है, s1 भी आपको पता है। अगर मैं आपको कहने लगा लेंथ ऑफ फोकल कोड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज पासिंग थ्रू at स्क्वायर कोमा 2at, मैं कहने लगा आपको लेंथ ऑफ फोकल कोड निकालनी है पैराबोला की y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और वो at स्क्वायर कोमा 2at से पास थ्रू करी, तो लेंथ क्या होते हैं, l इज इक्वल टू a इंटू t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। लेंथ क्या होते हैं, a ब्रैकेट के अंदर t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। अब बात आती है, मैं कहने लगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, अगर कोई टेंजेंट है दो, उसके मैं कहता हूं t1 है, उसके कोऑर्डिनेट एक t2 से रिप्रेजेंट करे, तो जो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं a t1 कोमा a t1 प्लस t2। चीजें क्लियर हुई। अब नेक्स्ट देखिएगा, यदि मैं कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, ये बताओ समझ में आ गया क्या, एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉ एंड पॉइंट ऑफ फोकल कार्ड इज 90 डिग्री। अगर मैं कहने लगा कि आपको क्या करना है, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी जहां पे वे कटिंग करेगी। चीजें आगे देखेगा, अगर मैं कहने लगा इफ नॉर्मल एट t1 एंड अगेन मीट t2, अगर मैं कहता हूं पैराबोला की क्या है, नॉर्मल है, वो पहले t1 पे कट करते हैं, फिर दोबारा से t2 पे कट करती है, तो उन दोनों में रिलेशन होते हैं t2 इज इक्वल टू माइनस के t1 माइनस के 2/t1। ये चीज क्लियर होगी।
अब अगला पॉइंट देखेगा, मैं कहता हूं इफ नॉर्मल एट T1, एक नॉर्मल एट T1 पर वो कट करती है T2 पर, फिर दोबारा से T3 पर कट करती है, तो T1 T2 इज इक्वल टू होता है 2, T1 T2 का प्रोडक्ट होता है 2 के बराबर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होते हैं पैराबोला की, वो होती है y इक्वल टू mx माइनस के 2am माइनस के am क्यूब। चीजें क्लियर होगी, क्या होता है नॉर्मल, y इक्वल टू mx माइनस के 2am माइनस के am क्यूब। अब बहुत अच्छे से देखेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट विल लाई ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये कह रहा है कि अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं कहां से, फोकस से, किसी भी टेंजेंट पर, अगर आप क्या करो फोकस लोगे पैराबोला की, उसका आप क्या करते हो परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो हमेशा कहीं पर लाई करेगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स पर। ये चीजें क्लियर होगी। अब आगे देखेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पी एंड क्यू इज टी। अगर मैं कहने लगा कि एक पी से टेंजेंट ड्रॉ करी और एक क्यू से टेंजेंट ड्रॉ करी और वो किसी पॉइंट टी पर कट करती है, तो इनमें आपस में रिलेशन होता है एसपी, एस के फोकस है, तो एसपी और एसक्यू का प्रोडक्ट होता है एसटी के स्क्वायर के बराबर। ये चीजें क्लियर होगी। तो बच्चों ये हमारा पैराबोला कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लेंगे वो अब इलिप्स है। चीजें क्लियर हुई? तो बताओ आपको स्ट्रेट लाइन, सर्किल और पैराबोला में कोई प्रॉब्लम हुई? तो बच्चों नेक्स्ट चैप्टर है इलिप्स। इलिप्स की आपको पता है इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इलिप्स में जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 1 से छोटी होती है। यदि ए ग्रेटर देन बी है, मैंने कहा ए ग्रेटर देन बी है, तो हमारी फोकस होती है, बहुत अच्छे से याद रखना, फोकस होते है प्लस माइनस ए कोमा 0 और इसेंट्रिसिटी होते ई इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और मेजर एक्सिस होती है वो y इक्वल टू 0 होती है और मेजर एक्सिस पे हमेशा फोकस लाइक करते हैं, मेजर एक्सिस पे होते हैं हमेशा फोकस इसकी, और माइनर एक्सिस की हम x इक्वल टू 0, यहाँ पे जो एंड पॉइंट है इसके लेटर सेक्टम के वो होते हैं प्लस माइनस ए कोमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए होती है, और जो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होते हैं वो होते हैं 2b स्क्वायर अपॉन ए होती है। और जो इसकी मान चलो एक इलिप्स है उस पर कोई एक पॉइंट P है, उस पर फोकस के डिस्टेंस का सम यानी कि S1P प्लस S2P इज इक्वल टू 2a। S1 S2 क्या है, फोकस है, आपको पता है दो फोकस है ए कोमा 0 कोमा माइनस ए कोमा 0। चीजें क्लियर होगी। अगर वर्टेक्स, पॉइंट ऑफ वर्टेक्स क्या होता है, जो वर्टेक्स होता है पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही क्या कहलाता है, इलिप्स के वर्टेक्स कहलाते हैं। अगर मैं आपसे कहने लगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो होते हैं 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होते हैं 2b। अगर आपको डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम माइनर एक्सिस, कोई भी डिस्टेंस किसी भी उस पे इलिप्स पे कोई भी पॉइंट है उसका अगर आप डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ फ्रॉम माइनर एक्सिस, कहां से निकालनी, माइनर एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है इलिप्स की कोई भी पॉइंट, अपॉन नीचे आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी थी 2a, इसकी क्या करने, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर प्लस फिर आपको डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम मेजर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर बराबर होता है 1। ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन होती है। चीजें क्लियर होगी। अब बात आती है आगे, ये तो था तब जब a ग्रेटर देन b हो, जब b ग्रेटर देन a होगा तो फोकस जो होगी वो होगी मेरी 0 कोमा प्लस माइनस बीई, और जो मेरा मेजर एक्सिस होगी वो होगी x इक्वल टू 0, माइनर एक्सिस होगी y इक्वल टू 0, और जो मेरे एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेलेक्टम हो गए प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी कोमा प्लस माइनस बीई, और जो लेंथ ऑफ लेटर सेलेक्टम होगी वो होगी 2 स्क्वायर अपॉन बी। वो कब होगा, जब b ग्रेटर देन a होगा, और इसेंट्रिसिटी ई इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा, और S1P प्लस S2P बराबर होगा 2B के बराबर होगा। चीजें क्लियर होगी। अगर मैं आपको कहने लगा इक्वेशन ऑफ कोड बताइएगा, आपको कहने लगा इक्वेशन ऑफ कोड बतानी है और वो कहता है कि L4 बीटा एंगल पे बन रही है, तो हमारे जो इक्वेशन ऑफ कोड होते हैं वो x अपॉन ए कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कोस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ये आपको याद रखनी है कोड की, एंगल क्या बना रही है L4 बीटा। चीजें क्लियर होगी। अब देखिएगा बहुत अच्छे से आगे,
अगर मैं आपको कहने लगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, अगर आपको कहने लगा इलिप्स की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी स्लोप फॉर्म में, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चीजें क्लियर होगी। अगर कोई भी पॉइंट इलिप्स पे मानना है तो आपको a cos थीटा कोमा b sin थीटा याद रखना। चीजें क्लियर होगी। अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, दो एक इलिप्स की इक्वेशन होगी और एक सर्किल की इक्वेशन होगी, उनके बीच जो कॉमन टेंजेंट है उनमें रिलेशन याद रखना। तो m इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। m क्या होगा? स्लोप। जो कॉमन टेंजेंट है उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि इलिप्स की इक्वेशन दे देगा और सर्किल की कहेगा कि कॉमन टेंजेंट बताइए, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। अब बात आती है आगे। अगर मैं कहने लगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको पता है नॉर्मल हमेशा क्या होते हैं? टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल एक इक्वेशन होते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एम इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। चीजें क्लियर होगी। हाँ, फ्रॉम एक पॉइंट, अगर एक पॉइंट से जो इलिप्स है 4 नॉर्मल ड्रॉ की जाती है। मैक्सिमम कितनी नॉर्मल ड्रॉ की जाती है? 4। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, माने चलो एक पॉइंट है x1 y1 उस पर पास थ्रू कर रहे हैं, उसकी नॉर्मल एक इक्वेशन आपको याद रखनी है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी, ये भी याद रखना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकाई टू एनी टेंजेंट लाई ऑन ऑक्सिलरी सर्किल। ये कह रहा है कि अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, किससे? ड्रॉन फ्रॉम एनी फोकस, यानी कि कोई भी फोकस से मैं क्या कर रहा हूं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। किस पर? किसी भी टेंजेंट पर। वो कहीं पर लाई करेगा? ऑक्सिलरी सर्किल पर। दूसरा पॉइंट याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकाई टू एनी टेंजेंट। माने चलो आपको पता है एक टेंजेंट है, उस टाइम क्या करते हैं? फोकाई की जो डिस्टेंस है, 2 फोकस होते हैं, उनका अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं वो हमेशा बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो बच्चों ये था हमारा इलिप्स, ये खत्म हुआ। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आया, इलिप्स हमने डिस्कस कर दिया। आज आगे चैप्टर है हमारा हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यदि इसमें क्या होता है, जो इसेंट्रिसिटी हमारी होती है वो 1 से बड़ी होती है, फॉर्मूला होता है E इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे 2 चीज होते हैं, यहाँ पे एक तो होते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस और एक होते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। जो ट्रांसवर्स एक्सिस होते हैं वो y इक्वल टू 0 और कॉन्जुगेट एक्सिस होते हैं x इक्वल टू 0। और जो ट्रांसवर्स एक्सिस के जो एंड पॉइंट होते हैं वो प्लस माइनस a, 0 और कॉन्जुगेट एक्सिस के 0 प्लस माइनस b। जो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो होती है x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई होती है, और लेटस रेक्टम की इक्वेशन होते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस ए। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम होते हैं इसमें प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए होते हैं, और यहाँ पे जो फोकस होती है प्लस माइनस ए 0 होती है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है, और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होती है, और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होते हैं 2b। और S1p माइनस S2p का मॉडुलस होता है 2a। आप सभी बच्चों को पता होगा कि p हम कोई भी एक हाइपरबोला पे पॉइंट मान लेंगे और S1p की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर S2p की, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, हमेशा 2a के बराबर होते हैं। एसिम्टोट्स जो होती है y इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन a इंटू एक्स होती है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर a ग्रेटर देन b है तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में होते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर b ग्रेटर देन a हो तो यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर माइनस ए एम स्क्वायर प्लस b होते हैं। तो बच्चों ये था हाइपरबोला, इतना ही महत्वपूर्ण है। आगे हम, अगर आप इतना भी कर लोगे तो आपको हाइपरबोला ज्यादा नहीं आता, इतना हमने डिस्कस कर दिया जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। तो बहुत अच्छे से देखिएगा क्या है बाइनोमियल थ्योरम में। सबसे पहले आपको चीजों को थोड़ा सा आपको मैं रूबरू करा देता हूँ। अगर आपको n फैक्टोरियल दे दे और इसको खोलने को कहे तो आपको क्या करना है? n फैक्टोरियल, तो आपको n, फिर n में से 1 घटाना है, n-1 n-2 अप टू कहां तक चलना है? 3 to 1 तक चलना है। चीजें क्लियर होगी।
अब आपको फॉर्मूला याद रखना बाइनोमियल थ्योरम में, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, आपको कॉम्बिनेशन और परमुटेशन की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। देखिएगा एनसीआर इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इसको हम एनआर से ब्रैकेट में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एनसीआर बराबर होता है एनसी एन माइनस आर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीआर बराबर होता है एनसी एन माइनस आर के। एनसीआर अगर आपको दे दिया गया है, जो एन होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है, और जो एन होता है वो हमेशा एन आर या आर से बड़ा होता है, आर के बराबर होता है या आर से हमेशा बड़ा होता है। चीजें क्लियर होगी। अब आगे याद रखिएगा एनसीएन इज इक्वल टू एनसी जीरो बराबर होता है 1 के। एनसी 1 बराबर होता है एनसी एन माइनस 1 इज इक्वल टू होता है एन के बराबर। अगर एनसी 1 की वैल्यू पूछने लगे एन बताओगे, एनसी एन माइनस 1 की वैल्यू पे एन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीआर इज इक्वल टू अगर एनसी के है तो या तो आर बराबर के होगा या आर प्लस के का सम एन के बराबर होगा, या तो आर बराबर के होगा या आर प्लस के का सम एन के बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 बराबर होता है एन प्लस 1 सीआर के। यानी कि देखोगे एन बराबर है और ये आर दोनों में एक का डिफरेंस है, तो आपको बड़े वाला लेना है और यहाँ पे 1 ऐड कर देना है, एन प्लस 1 सीआर होता है। ये याद रखना एनसीआर अपॉन एन माइनस 1 सीआर माइनस 1 का रेशो, एनसीआर अपॉन एन माइनस 1 सीआर माइनस 1 का रेशो होता है एन अपॉन आर के बराबर। एनसीआर अपॉन एन प्लस 1 सीआर प्लस 1 बराबर होता है आर प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। एनसीआर अपॉन एन प्लस 1 सीआर प्लस 1 का रेशो होता है आर प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। चीजें क्लियर होगी। एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 बराबर होता है एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर के बराबर होता है। चीजें क्लियर होगी। अगर आपसे कहने लगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है आर की वैल्यू, आर की वैल्यू होते हैं एन प्लस 1 बाई 2 और एन माइनस 1 अपॉन 2। कब होगा? जब एन होगा ओड, और यदि n इज इक्वल टू इवन है तो मैक्सिमम वैल्यू होती है r इज इक्वल टू एन अपॉन 2। r की वैल्यू n अपॉन 2 कर दीजिएगा। अब आते हैं एक्सपेंशन। अगर x प्लस वाई की पावर n है तो एक्सपेंशन क्या होता है? nc0 x की पावर n इंटू वाई की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई की पावर 1। चलता रहेगा से nCn इंटू x की पावर 0 और y की पावर n। चीजें क्लियर होगी। अब आगे देखिएगा, अगर x प्लस वाई की पावर n है और यहाँ पे आपसे नंबर ऑफ टर्म पूछ ले तो नंबर ऑफ टर्म हमेशा जो ये पावर होती है इससे एक अधिक होती है n प्लस 1। अगर x प्लस वाई की पावर n है और इसकी मैं आपसे tr प्लस 1 टर्म पूछ लेगा, कौन से वाली? tr प्लस 1 टर्म पूछ लेगा, तो फॉर्मूला होता है ncr इंटू एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर r। अति महत्वपूर्ण है, यहाँ पे कोफिशिएंट आपसे पूछ लेगा कि कोफिशिएंट बताओ, तो आपको ये फॉर्मूला लगा करके लिखना है। अगर x प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर n बराबर होता है समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से n एनसीआर इंटू एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर r। x माइनस वाई की पावर यदि n है तो इसका जो एक्सपेंशन होता है वो बराबर होता है समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से n एनसीआर इंटू एक्स की पावर n माइनस आर इंटू माइनस वाई की पावर r। चीजें क्लियर होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखना, अगर पी टर्म आपसे शुरुआत बैक से पूछने लगे, कहने लगा पीथ टर्म बताइए बैक से, तो आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है? n माइनस पी प्लस 2 टर्म फ्रॉम फ्रंट। आप n माइनस पी प्लस 2 टर्म क्या निकाल देना, आगे से निकाल दोगे तो वही बैक के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चीजें क्लियर होगी। अगर आपसे मिडिल टर्म पूछने लगे, मिडिल टर्म अगर n इज इक्वल टू ओड है तो मिडिल टर्म 2 होती है। क्या क्या होती है? एक तो टी एन प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, आपको फॉर्मूला देखो टी आर प्लस 1 और टी आर प्लस 1, या टी एन माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। चीजें क्लियर होगी। और अगर n इज इक्वल टू इवन है तो n टर्म क्या होती है इसकी? मिडिल टर्म टी एन बाई 2 प्लस 1, यानी कि r की जगह n बाई 2 आपको रखना है। चीजें क्लियर होगी। अगर मैं कहता हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ rth और r प्लस 1 कोमा r प्लस 2 टर्म कहीं में एपी में है, किसकी? 1 प्लस वाई की पावर n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगर कोएफिशिएंट ऑफ rth
कॉमा r+1 कॉमा r+2 टर्म कहीं में AP में है और हमारा एक्सपेंशन क्या है 1 + y⁴n। तो हमारी जो इक्वेशन आती है वो आती है m² - 4r+1 × m + 4r² - 2 = 0। चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट देखिएगा बहुत अच्छे से आप, NC0 + NC1 अप टू NCn है तो इसका सम हमेशा 2n के बराबर होता है। क्या? NC0 + NC1 + NC2 अप टू NCn का सम होता है 2n के बराबर। यदि NC0 - NC1 + NC2 - NC3 यानी कि जो ओड नंबर है उस पर तो नेगेटिव आ रहा है, इवन पे पॉजिटिव, तो उनका सम हमेशा 0 होता है। आगे देखेगा NC0 + NC2 + NC4 बराबर होता है अप टू टेंस टू इन्फिनिटी लोग का चलता रहेगा 2n - 1 यानी कि क्या NC0 यानी कि इवन नंबर, तो क्या होता है 2n - 1। यदि NC1 + NC3 + NC5 अप टू इनफाइनाइट लोग का होता है 2n - 1। चीजें क्लियर होगी। आगे अगर समेशन ऑफ r = 0 से n तक है, RNCR बराबर होता है n × 2n - 1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या कहा मैंने? r समेशन जा रहा है r = 0 से n तक, RNCR बराबर होता है n × 2n - 1। नेक्स्ट पॉइंट देखेगा RNCR बराबर होता है n × n - 1 CR - 1 के बराबर होता है। ये चीजें बताओ आपको क्लियर हुई क्या? अब नेक्स्ट पॉइंट देखेगा 2NC1 + 3NC2 + 4NC3 अप टू n+1 CNCn है तो किसके बराबर होता है 2 × 2n - 1 + 2n - 1 के बराबर होता है। चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेगा अगर समेशन है r = 0 से n तक r × r-1 NCR, समेशन r = 0 से n तक r × r-1 NCR है तो किसके बराबर होता है n × n - 1 2n - 2 के बराबर होता है। चीजें क्लियर होगी। यदि NC0/1 + NC2/3 + NC3/4 अप टू NCn/n+1 किसके बराबर होता है 2n/n+1 के बराबर होता है। NC0 का होल स्क्वायर + NC1 का होल स्क्वायर + NC2 का होल स्क्वायर + NC3 का होल स्क्वायर अप टू किसके बराबर होता है 2NCn के बराबर होता है। नेक्स्ट अगर 1 × NC1 का होल स्क्वायर + 2 × NC2 का होल स्क्वायर है प्लस अप टू n × NCn का होल स्क्वायर है बराबर होता है n × 2n - 1 Cn - 1। चीजें क्लियर हुई आपको? तो बच्चों ये था हमारा बाइनोमियल थ्योरम। यदि आपको अच्छे से समझ में आया, एक फॉर्मूला और है बहुत अच्छे से देखिएगा, लास्ट फॉर्मूला। अगर 1 + x⁴n है तो ये एक्सपेंशन हमेशा याद रखना, 1 + x⁴n है तो याद रखना 1 + nx + n × n - 1/2 फैक्टोरियल × x² प्लस n × n - 1 n - 2/3 फैक्टोरियल × x³ अप टू चलता रहेगा। देखेगा आगे अगर x1 + x2 अप टू xr⁴n है और मैं आपको कहने लगा नंबर ऑफ टर्म बताइए। क्या कहा मैंने आपको? x1 + x2 + x3 अप टू xr⁴n है और आपको नंबर ऑफ टर्म बतानी है तो फॉर्मूला होता है n + r - 1 Cn या n + r - 1 Cr - 1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और r क्या है, ये कितने है, x1 ऑब्जर्वेशन कितने हैं, r ऑब्जर्वेशन है, n क्या है पावर। चीजें क्लियर होगी। तो बच्चों ये था हमारा बाइनोमियल थ्योरम जो कि हमने आपको बता दिया। यहां से बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा और हम आपको फिर नेक्स्ट चैप्टर आपको डिफरेंशिएशन या लिमिट आपको डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको देखना है। चीजें क्लियर होगी। देखिएगा लिमिट चैप्टर, लिमिट में आपको चीजें याद रखनी है। बस देखिएगा हमारा जो ये मुद्दा है इसमें बताने का बस यही है कि आपको कम से कम समय में रिवीजन कैसे कराया जाए। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लिमिट। तो बहुत अच्छे से देखिएगा अगर a की पावर इन्फिनिटी है तो हमारा आंसर आएगा इन्फिनिटी। कब आएगा? जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर a की पावर इन्फिनिटी 0 कब आएगा? जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर इन्फिनिटी की पावर n है
तो हमारा आंसर इन्फिनिटी कब होगा, जब n ग्रेटर देन 0 होगा। और 0 कब आएगा, जब n की वैल्यू 0 से छोटी होगी। अब हम लिमिट में क्या करते हैं, 7 स्टैंडर्ड इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ते हैं। अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो लिमिट आप सोल्व करोगे, वरना आप डायरेक्ट आपका आंसर आ सकता है। क्या आती है 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म, या तो भाई 0/0 फॉर्म में बनेगी, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में बनेगी, या 0 की पावर 0, या 1 की पावर इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी की पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और 0 इंटू इन्फिनिटी मॉडल आपका बनेगा। सबसे पहले फॉर्म की बात करते हैं। अगर 0/0 फॉर्म है तो आपको 0/0 फॉर्म अगर बन जाती है तो आपको एल हॉस्पिटल यूज करना है। एल हॉस्पिटल का मतलब होता है ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन और नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन। वो डिफरेंशिएशन होने, एक बार डिफरेंशिएशन के बाद लिमिट पुट कीजिएगा, अगर वो फिर से 0/0 फॉर्म आते हैं फिर से डिफरेंशिएशन कीजिएगा। तो डिफरेंशिएशन एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार। बस ये याद रखना कि एक बार डिफरेंशिएशन के बाद आपको लिमिट पुट करनी है। चीजें क्लियर होगी। अब मैं आपको कुछ जनरल लिमिट बताता हूं जो आपको याद करनी है। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए है, x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए की जो लिमिट होती है n इंटू ए की पावर n माइनस 1। चीजें क्लियर होगी। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, साइन x अपॉन x की लिमिट होती है 1। चाहो तो आप यूज कर लो। अगर आपने 0/0 फॉर्म की डिफरेंशिएशन करो, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे नीचे, साइन x का cos x और x का 1, cos 0 फिर रखो, cos 0 का मान कितना होता है 1। आप ऐसे कर सकते हो। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, tan x अपॉन x की लिमिट 1 होती है। यदि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर की लिमिट होती है 1/2। याद रखना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की लिमिट होती है 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x होता है 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, log 1 प्लस x अपॉन x की लिमिट होती है 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, साइन इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू होती है 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, tan इनवर्स x अपॉन x कितना होता है 1 होता है। अब कुछ फॉर्मूले याद रखिएगा। x की पावर n माइनस a की पावर n होता है बराबर होता है x माइनस ए इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 इंटू a, अप टू ऐसे चलते रहेगा x की पावर a की पावर n तक। 0 से 90 डिग्री के बीच में tan x बड़ा होता है x से, और x बड़ा होता है sin x से। ये भी चीजें आपको याद रखनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर लिमिट में आपको कहने लगा कोई फंक्शन है f ऑफ x टेंडिंग टू 0 आ रहा है, यानी कि लिमिट sin f ऑफ x, वो किसके बराबर लिख दोगे f ऑफ x के, जब sin के अंदर जो ये फंक्शन है 0 आ जाए। सिमिलरली tan के अंदर ये फंक्शन 0 आ जाए तो tan को खत्म कर देना, खाली f ऑफ x लिख देना। अगर log 1 प्लस f ऑफ x है और ये f ऑफ x क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो आपको क्या रख देना, log को खत्म करके डायरेक्ट f ऑफ x लिख देना है। अगर लिमिट है a की पावर f ऑफ x माइनस 1, तो आपको डायरेक्ट f ऑफ x इंटू log a लिखना है। कब लिखोगे, जब f ऑफ x की वैल्यू 0 होगी। 1 माइनस कोस f ऑफ x कब लिखोगे, 1/2 f ऑफ x स्क्वायर, जब f ऑफ x की वैल्यू 0 होगी। साइन इनवर्स f ऑफ x को f ऑफ x कब लिखोगे, जब f ऑफ x की वैल्यू 0 होगी। tan इनवर्स f ऑफ x कब लिखोगे, जब f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। तीसरी बात, अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू मैं a कहता हूं और मेरी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आती है, अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आती है तो आपको एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हो, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन। यदि अलजेब्रिक फॉर्म में आ रही है आपकी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पर रखा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गई, अलजेब्रा है जो उसकी हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट लो। हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 4, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, लिख लीजिए। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 4, उसका कोफिशिएंट दो 1/2। बस ये याद रखना, जो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर है अगर वही डिनोमिनेटर में है तो फाइनाइट वैल्यू आओगे। नीचे देखेगा जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट 1, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 4, तो यहाँ पे कितना है 0, 1/0 कितना होगा इनफाइनाइट। सिमिलरली यहाँ पे देखेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, x की हाईएस्ट पावर नीचे 1 आ रही है, ऊपर क्या आ रही है x की हाईएस्ट पावर 4 की वैल्यू 0, तो आंसर आ गया मेरा 0। यदि ये मेरी 0/0 फॉर्म बनती है, क्या बनती है 0 की पावर 0 फॉर्म बनती है, तो आपको क्या करना है, पहले इसको लिमिट को e की पावर x log x, मान चलो x की पावर x है तो e की पावर लिखना, जो ये x है ये आगे आ जाएगा x log x, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाएगी। अगर 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में आती है तो आपको बस एक चीज याद रखनी है,
जीरो की पावर जीरो को जीरो इंटू इन्फिनिटी मॉडल में चेंज कीजिएगा और जीरो इंटू इन्फिनिटी को इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मॉडल में आपको चेंज करना है। और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का मॉडल मैंने आपको बता दिया। बताओ चीजें क्लियर हुई आपको नहीं हुई। नेक्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू जीरो कहा मैंने, अगर 1 की पावर इन्फिनिटी का मॉड्यूल आ जाता है तो 1 की पावर इन्फिनिटी में याद रखना लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स की पावर जी एक्स है, तो आपको याद रखना है ई की पावर ये जी एक्स आगे आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स में से 1 आपको घटा देना और फिर आप लिमिट लगाइएगा और आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है a1 की पावर एक्स प्लस a2 की पावर एक्स अप टू an की पावर एक्स अपॉन n की पावर 1/n है, तो उसकी लिमिट डायरेक्ट होते है a1 a2 अप टू an की पावर 1/n। चीजें क्लियर होगी। अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है 1 + 2 + 3 अप टू n अपॉन n की लिमिट आपसे पूछने लगा, क्या है यहाँ पे n स्क्वायर है, ये क्या है n स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मॉडल आ गया तो आपको जो n है इसका इंटीग्रेशन करना है। n का इंटीग्रेशन n स्क्वायर अपॉन 2, n से n स्क्वायर कैंसिल, डायरेक्ट 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिएगा n³ आ जाएगा 1/3। चीजें क्लियर। कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जैसे e की पावर x को जो होता है वो लिखते हैं 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल अप टू ऐसे ही चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। ln 1 + x की फॉर्म होती है x - x² 2 + x³ 3 - x⁴ अप टू इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। sin x की होती है x - x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ फैक्टोरियल अप टू ऐसे चलता रहेगा। cos x की होती है 1 - x² 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴ फैक्टोरियल -x⁶ फैक्टोरियल ऐसे इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। tan x का क्या होता है x + x³ 3 प्लस 2/15 x⁵ प्लस 17/315 x⁵ अप टू ऐसे इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। अब अगर मैं कहने लगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, a की पावर n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती है। a की पावर n है और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। 0 कब होगी, जब a बिलोंग्स करेगा 0 से इन्फिनिटी के बीच में करेगा। अगर 0 से 1 के बीच में करता है तो वैल्यू आएगी 0। अगर a = 1 करता है 1 आएगा, और अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो इन्फिनिटी तक लाइक करेगा। तो बच्चों बताओ आपको लिमिट समझ में आई या नहीं आई, बहुत अच्छे से देखिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन का, बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर कोई आपसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन पूछ लेगा तो आप क्या करोगे, n आगे आ जाएगा, n × x की पावर n - 1। चीजें क्लियर होगी। अगर कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, x² का डिफरेंशिएशन 2x कैसे करा, 2 आगे आ गया, फिर 2 में से 1 गया 1, 2x आ गया। और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। 1/x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है -n/x की पावर n + 1। डिफरेंशिएशन ऑफ अगर मैं कहने लगा ax + b cx + d लीनियर है तो उनका डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको जो नीचे है उसका होल स्क्वायर करना है। फिर आपको डिटरमिनेंट a की मल्टीप्लाई d माइनस के bc ad - bc, ये होता है डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट याद रखिएगा लीनियर अपॉन लीनियर का, ad - bc अपॉन cx + d का होल स्क्वायर, a की मल्टीप्लाई d में और b की c में। अगर √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x, डिफरेंशिएशन ऑफ √f(x) का होता है 1/2 √f(x), और अब आ जाओ अंदर f(x) का होता है, f(x) का क्या होगा f(-x). क्लियर हो गया। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 - x²। कोस इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन -1/√1 - x²। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 + x²। कोट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/1 + x²। सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x √x² - 1। क्लियर हो गया। कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x √x² - 1। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a की पावर x ही होता है। a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x लोगे,
और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√x² प्लस ए स्क्वायर। log x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√x² माइनस ए स्क्वायर। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन एक्स होता है डिफरेंशिएशन। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस के cosec स्क्वायर एक्स होता है। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है। cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस के cosec x इंटू cot x होता है। और f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है f डैश ऑफ x होता है। k f ऑफ x का डिफरेंशिएशन k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, k बाहर आ जाएगा तो किसका डिफरेंशिएशन निकालना है सिर्फ आपको f ऑफ x का। अब बात आती है आगे, अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस में उनका डिफरेंशिएशन तो आपको क्या करोगे f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x का डिफरेंशिएशन, f ऑफ x का अलग डिफरेंशिएशन फिर प्लस माइनस g ऑफ x का अलग डिफरेंशिएशन। अगर मल्टीप्लाई में है दो फंक्शन या तीन है कितने भी है तो आपको क्या करना है और फंक्शन ऐसे कैसे ही करना है, एक का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को ऐसे और को ऐसे कैसे दूसरे का डिफरेंशिएशन फिर प्लस तीसरे का डिफरेंशिएशन और ऐसे कैसे ही चलता रहेगा मल्टीप्लीकेशन में। अगर डिवाइड में डिफरेंशिएशन f ऑफ x अपॉन g ऑफ x का डिफरेंशिएशन तो आपको पहले g ऑफ x का होल स्क्वायर करना है, ऊपर f ऑफ x का डिफरेंशिएशन करना है, g ऑफ x ऐसे कैसे ही रखना है माइनस f ऑफ x ऐसे कैसे रखना है, g ऑफ x का डिफरेंशिएशन करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, अगर कोई फंक्शन x और y में और कहने लगा dy बाई dx निकालो, क्लियर हो गया फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, पहले x के रेस्पेक्ट में ऊपर, फिर आपको माइनस लगाना है, ऊपर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, नीचे y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो बच्चों आज हमारी वीडियो का यहीं पे समापन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट लेकर के आए। आपको कैसा लगा कमेंट करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। धन्यवाद।